तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद खुशी चैनल पर। मेरा नाम मनोज, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल। और इसमें जो पढ़ेंगे मुख्यतः वो पढ़ेंगे जो प्रशासन है, प्रशासन से संबंधित जो राजा आए, कौन कौन से राजा आए, प्रतापी राजा भी हुए इसमें। तो उन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनसे बनने वाले पॉइंट के जो पॉइंट बनते हैं या क्वेश्चन के बिंदु बनते हैं तो उन्हें पढ़ेंगे। और जो हमने पीछे देखा था इससे पीछे, तो वो मौर्य वंश के बाद जो विदेशी आक्रमण होते हैं तो वो देखा था। तो आज जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो वो पहले देख लेते हैं परिचय। परिचय क्या है इसका? तो हमने देखा है प्राचीन भारत में कि मौर्य वंश आया था वो काफ़ी विशाल साम्राज्य वाला वंश था और उसके बाद हमें कोई भी वंश देखने को नहीं मिलता। और उसके बाद हम देखते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो मौर्य वंश के बाद जब जो पतन होता है मौर्य वंश का, तो उसके बाद एक छोटे छोटे राज्यों में जो देश है वो बढ़ जाता है। और देश की बात करें तो जो छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है, तो बंटने के क्रम में ही तो विदेशी आक्रमण जो हावी हो जाते हैं, उनकी शक्तिशाली सेना हो जाती है। तो वो किस लिए हो जाती है? क्योंकि भारत एक छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है तो विदेशी आक्रमण एक सक्षमशील हो जाता है और वह आक्रमण करता है। तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा है कि विदेशी आक्रमण कैसे करते हैं। तो इसके बाद अगर हमें कोई बड़ा साम्राज्य देखने को मिलता है तो वो कौन सा मिलता है? तो वो मिलता है गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य की नींव कौन रखता है, कैसे होती है? तो इसके जो गुप्त साम्राज्य का उदय है वह कैसे होता है, तो वो आज जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में तो पढ़ा है कि विदेशी आक्रमण। तो इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। तो जो कुछ इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि जो कुषाण थे और ये जो गुप्त साम्राज्य के जो लोग थे, ये कुषाण साम्राज्य के सामंत हुआ करते थे। और सामंत होने के बावजूद भी ये अपनी एक अलग साम्राज्य बनाते हैं और एक छोटा सा साम्राज्य बनाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये बड़ा साम्राज्य भी बना देते हैं। कुछ प्रतापी राजा आते हैं इसमें तो बनाते हैं। तो इसके बाद देखें तो दोस्तों अगला पॉइंट है स्रोत। इस गुप्त साम्राज्य के स्रोत कहाँ से मिलते हैं तो वो पढ़ लेते हैं। गुप्त साम्राज्य के स्रोत कहाँ से मिलते हैं तो वो देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला है लेख, जो हमने एक क्रम वाइज सजाया है। तो सबसे पहले है लेख। अब लेख में देखें तो सबसे पहले प्रयाग प्रस्तुति लेख। प्रयाग प्रस्तुति लेख। अब प्रयाग प्रस्तुति लेख क्या है? तो ये हरिशरण द्वारा लिखित जो अभिलेख है, तो ये हरिशरण द्वारा लिखित है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो राजा हुए गुप्त काल के, वो क्रम वाइज क्रम इस पर लेखन किया गया है। और सबसे ऊपर किसका नाम मिलता है तो वो हम आगे पढ़ेंगे, श्रीगुप्त का नाम मिलता है। तो इससे भी गुप्त काल के साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और समुद्रगुप्त के बारे में भी आधी जानकारी किससे मिलती है? तो इससे ही मिलती है, प्रयाग प्रस्तुति लेख से। और इसके बाद देखें तो दूसरा है ऐरण अभिलेख। तो ये ऐरण अभिलेख क्या है? तो ये भानुगुप्त द्वारा लिखित ऐरण अभिलेख है। तो इसकी रचना किसने की थी? तो भानुगुप्त ने। और इसमें क्या मिलता है? तो इसमें मिलता है कि सती होने का प्रमाण मिलता है और इसमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। इसके बाद देखें तो ताम्रपत्र और मोहरों पर लेख। तो ताम्रपत्रों के द्वारा भी और मोहरों पर लेख के द्वारा भी गुप्त काल की आदि जानकारी मिलती हैं। और इसके बाद देखें दोस्तों तो इसके बाद है साहित्य। जो साहित्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे आदि जो जानकारी मिलती है साहित्य से। तो ज़्यादातर जानकारी किससे मिलती है? तो वो साहित्य से ही मिलती है। अगर इसके बाद इसके में देखें तो एक है देवी चंद्रगुप्तम कहानी, देवी चंद्रगुप्तन की कहानी, और मुद्रा राक्षस की कहानी, और तीसरी है कामसूत्र जो बादशाह द्वारा रचित है। और इसके बाद देखें तो इसमें है कालिदास की रचना, जिनसे गुप्त साम्राज्य की जानकारी हमें मिलती है। और इसके बाद देखें दोस्तों तो इसके बाद है मुद्रा। अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा से भी गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मुद्रा कैसी चलती थी? सोने की सिक्के चलते थे। तो सोने के सिक्के से भी हमें जानकारी मिलती है इस काल की, तो उसे देखेंगे आप दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं हम आर्थिक। जब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलते थे, लेकिन वो कैसे चलते थे? शुद्ध सोने के चलते थे या कम कैरेट के चलते थे? तो वो जानकारी हमें नहीं मिलती। लेकिन सोने के सिक्के से एक आधार जताया जा सकता है कि जो सोने के सिक्के चलते थे, अगर वो बढ़िया सोने में चलते थे तो वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होगी। लेकिन कुछ क्वालिटी गिरी हुई थी तो उससे पता चलता है कि जो आर्थिक व्यवस्था थी वो
काफ़ी पीछे थी। लेकिन हम देखते हैं जो इसमें देखते हैं जो हमारे जो आर्थिक व्यवस्था थी तो उसका भी पता हमें कहाँ से चलता है, तो वो भी मुद्रा से चलता है। इसके बाद देखें तो कला, अगर कला में देखें दोस्तों तो जो सोने के सिक्के थे उन पर भी कई प्रकार की कला थी। तो हमने एक सिक्के पर देखा है कि जो समुद्रगुप्त हैं उनको बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है। तो समुद्रगुप्त कला के प्रेमी थे, और जो इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि किस शासक को एक सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है, तो समुद्रगुप्त को। तो कला से भी पता चलता है गुप्त काल का। और विदेशी व्यापार, अगर इसकी बात करें विदेशी व्यापार की, तो विदेशी व्यापार या आंतरिक व्यापार जो भारत के दूर दूर के क्षेत्र थे तो उनमें व्यापार चलता था, सिक्के चलते थे, तो उनसे जो प्राप्त होता है तो उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। तो जो जानकारी मिलती है वो कैसे मिलती है, तो वो सिक्कों के द्वारा जानकारी मिलती है कि ये गुप्त काल के हैं, ये कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे। तो कहाँ से मिलती है, तो गुप्त काल की जानकारी इनसे मिलती है। किससे? मुद्रा से। अगर इसके बाद बात करें दोस्तों तो यात्री विवरण, यात्री विवरण में कौन आए, तो एक फाहियान आए और एक ह्वेनसांग आए। फाहियान किसके दरबार में आए थे या किसके शासनकाल के दौरान आए थे, तो वो चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आए थे भारत। अब ये जो फाहियान है इनकी एक जो बुक है या यात्रा वृत्तांत है फोक की, तो उसमें जो दर्शाया गया है वो गुप्त काल के, और जो गुप्त काल के क्या देखा, क्या सुना और क्या पढ़ा उन्होंने, तो वो सब जो दर्शाया गया है वो इसमें दर्शाया गया है। और जो जानकारी मिलती है वो भी इससे गुप्त काल की जानकारी मिलती है। और इसके बाद देखें ह्वेनसांग भी आए थे भारत, तो वो किसके दरबार में आए थे या किसके समय भारत आए थे, तो वो हर्षवर्धन के समय आए थे। और उसमें भी हर्षवर्धन के अलावा गुप्त काल की भी जानकारी मिलती है इनसे भी। अगर इसके बाद बात करें तो दोस्तों प्रमुख शासक, अब प्रमुख शासक में आते हैं तो जो अभी जो ये गुप्त साम्राज्य है हमने इसको दो भागों में बांटा है दोस्तों। तो एक तो पहला वीडियो है ये गुप्त साम्राज्य, फर्स्ट वीडियो आएगा इस पर हमारा जो प्रमुख शासक हैं हम इनके बारे में समझेंगे, कौन कौन से शासक हुए तो इनके बारे में समझेंगे। और दूसरा जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा गुप्त साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, गुप्त साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, समाज कला से संबंधित जो दूसरा वीडियो आएगा उस पर आएगा, जिसे गुप्त साम्राज्य को गोल्डन एज या स्वर्णकाल कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, तो वो अगला वीडियो आएगा, उसमें हम समझेंगे बहुत आसानी से। और इसकी बात जो हम देखते हैं प्रशासन, वो प्रमुख शासक कौन रहे तो वो देखते हैं। तो प्रमुख शासक से पहले ये देख लेते हैं ये कब से कब तक चला, तो ये 240 AD से 550 AD चला, मतलब 240 ईस्वी से और 550 ईस्वी तक चला। और इसका जो हम विस्तार देखते हैं वो देखते हैं लगभग 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के बीच देखते हैं। तो हमें पता है 300 ईस्वी के बाद और 550 ईस्वी के लगभग तक इसका काल जो देखते हैं, प्रशासन जो देखने को मिलता है हमें वो इतने के बीच मिलता है देखने को। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो श्रीगुप्त हैं उनका जो क्षेत्र था वो बिहार और उत्तर प्रदेश था। तो जो श्रीगुप्त थे वो लगभग उन्होंने 40 वर्ष तक शासन किया, लेकिन उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य नहीं खड़ा किया, एक छोटा सा साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन उनसे जो क्वेश्चन बनता है इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि जो गुप्त काल का संस्थापक था वह कौन था, तो वह कौन था, तो वो श्रीगुप्त थे। इनका जो शासन रहा वो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक रहा। अगर इससे एक क्वेश्चन बनता है मेन कि ये जो श्रीगुप्त हैं ये किस वंश के संस्थापक थे, या गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, श्रीगुप्त। इनसे एक ही क्वेश्चन बनता है। लेकिन इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इनकी जानकारी मिलती है प्रयाग प्रस्तुति लेख से, जो हरिशरण द्वारा रचित है। तो उसमें सबसे ऊपर जो नाम मिलता है वो मिलता है किसका, तो वो मिलता है श्रीगुप्त का। और इसके बाद देखें दोस्तों तो इनके पुत्र आए, और पुत्र का क्या नाम है, घटोत्कच। और घटोत्कच के बारे में बात करें तो दोस्तों इनका शासन रहा 280, इनका 280 में ख़त्म हुआ और इनका शुरू हुआ, और इन्होंने शासन किया 319 ईस्वी तक। और जो
इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि जो गुप्त काल में महाराज की उपाधि सबसे पहले धारण किसने की थी, तो वो घटोत्कच ने की थी। तो कौन सा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन बनता है इससे कि गुप्त काल में, गुप्त वंश में जो महाराज की उपाधि धारण की थी वो किस शासक ने की थी, सबसे पहले किस शासक ने की थी, तो वो की थी घटोत्कच ने। और इनसे अन्य क्वेश्चन नहीं बनता। तो दोस्तों आप समझे होंगे, और समझ दूसरी बार देख लेते हैं दोस्तों। तो जो गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है, श्रीगुप्त। और इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो प्रयाग परिस्थिति लेख से। और इनके पुत्र कौन थे, घटोत्कच। और जो उन्होंने सबसे पहले किसकी उपाधि धारण की थी, तो महाराज की उपाधि धारण की थी। अब चलते हैं दोस्तों सबसे मोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो है तीसरे नंबर पर चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इनका जो काल है वो ही याद करने को बन जाता है। तो सबसे पहले ये आए 319 से 335 एडी के बीच, या 319 ईस्वी से 335 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल रहा। और इसमें देखते हैं तो जो हमने पढ़ा है संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त। और जो अगर इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है किसी को, तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम काफ़ी शक्तिशाली राजा थे। तो जो शक्तिशाली राजा थे तो उन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और वे काफ़ी विस्तार करते हैं इस साम्राज्य का। और हमने अभी तक 2 देखे थे, लगभग उन्होंने 80 वर्ष तक शासन किया, लेकिन इतना विस्तार देखने को नहीं मिलता, वो अपने ही क्षेत्र में सीमित रहते हैं। तो जो सबसे बड़ा विस्तार देखने को मिलता है तो वो कौन करते हैं, तो चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम ने 300 ईस्वी में एक गुप्त संवत चलवाया। तो हमने दोस्तों पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि शक संवत और विक्रम संवत किसने चलवाया था। तो शक संवत किसने चलवाया था, तो 78 ईस्वी में कनिष्क ने चलवाया था, कुषाणों ने चलवाया था। और अगर उसकी बात करें 58 BC में किसने विक्रम संवत चलवाया था, तो वो जो उज्जैन के स्थानीय राजा थे तो उन्होंने चलवाया था। तो वो भी दोस्तों देखेंगे अभी। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो महाराजा धीराज की मतलब ये एक शक्तिशाली राजा थे। और महाराजा धीराज का मतलब है कि राजाओं के राजा जो उपाधि धारण की थी वो सबसे पहले किसने धारण की थी, तो गुप्त काल में, गुप्त वंश में किसने धारण की थी, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ने। और तो हम पढ़ते हैं दोस्तों, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो व्यावहारिक जीवन से साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। और इससे हम पहले भी देख चुके हैं दोस्तों। तो इस प्रकार की जो स्थिति थी वो किसने लागू की थी, तो वो लगभग हमें बिंबिसार में देखने को मिलती है। तो बिंबिसार भी विवाह करते हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो ऐसे ही चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन्होंने भी कई शादियाँ की, ये विवाह किए, तो इन्होंने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है तो इनसे बनता है, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी, उनसे विवाह किया और साम्राज्य का विस्तार किया। तो इनसे 2-3 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये वास्तविक संस्थापक थे गुप्त साम्राज्य के, और 319 ईस्वी में इन्होंने क्या चलवाया, गुप्त संवत चलवाया। और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी की। अब इनके बाद बात करते हैं दोस्तों। तो इनके बाद आते हैं समुद्रगुप्त, इनके पुत्र समुद्रगुप्त। वो कब आते हैं, तो वो 335 ईस्वी से 375 ईस्वी के बीच आते हैं। और 375 ईस्वी में देखें तो लगभग जो समुद्रगुप्त थे वो काफ़ी शक्तिशाली राजा थे। तो हमें देखने को मिलता है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो भी शक्तिशाली थे और ये भी शक्तिशाली थे। तो इनसे जो शक्तिशाली से मिलता है, चंद्रगुप्त प्रथम ने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन इन्होंने आकर और साम्राज्य का विस्तार किया और कला का भी विस्तार किया। तो इन्हीं कारणों से एक विदेशी इतिहासकार हुए विसेंट स्मिथ, तो उन्होंने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा भी जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा है और किसने कहा है, तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इनकी जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो हमने अभी पढ़ा है प्रयाग परिस्थिति लेख से। अब प्रयाग परिस्थिति लेख में देखें दोस्तों, तो प्रयाग परिस्थिति लेख में क्या है,
तो ये हरिसेन द्वारा रचित है। और इसमें क्या मिलता है, तो ये हरिसेन द्वारा रचित है। और हरिसेन कौन थे, तो इनके दरबारी थे, दरबार में रहते थे। और जो जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त की, तो वो किससे मिलती हैं, तो वो इससे ही मिलती हैं। तो इसमें क्या मिलता है कि जो प्रयाग परिस्थिति लेख है, तो इसमें क्या मिलता है, तो इसमें जो समुद्रगुप्त की विजयों का जो उल्लेख है वो मिलता है इसमें। और विजयों का उल्लेख कितने राज्यों पर मिलता है, तो कितने राजाओं को पराजित कर मिलता है, तो वो लगभग 20 से अधिक ही राजाओं को पराजित कर मिलता है। तो वो किस में मिलता है, तो वो प्रयाग परिस्थिति लेख में मिलता है। अगर इसमें देखें तो लगभग 9 राजा उत्तर भारत और 12 राजा दक्षिण भारत के पराजित किए थे समुद्रगुप्त ने। और उनमें देखें तो वो जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वो प्रयाग परिस्थिति लेख से मिलती है। अगर देखें दोस्तों तो आर्यव्रत के 9 राजा और एवं दक्षिण भारत के 12 राजा को पराजित किया है, तो वो कहाँ, इसके विजयों का कहाँ मिलता है, तो वो प्रयाग परिस्थिति लेख में मिलता है। अब इस प्रयाग परिस्थिति की बात करें दोस्तों, तो ये जो प्रयाग परिस्थिति अभिलेख है, इसकी जो सबसे पहले रचना की थी या निर्माण किया था, वो किसने किया था, तो हम जानते हैं दोस्तों कि सबसे पहले जो अभिलेखों से जो प्रचलन हुआ था, तो वो किसके काल से हुआ था, तो वो अशोक के काल से हुआ था। तो हम जानते हैं दोस्तों, तो ये प्रयाग परिस्थिति लेख किस उसमें हुआ था, तो ये हुआ था अशोक के टाइम पर। तो वे सबसे पहले कहाँ था, तो ये था कौशाम्बी में। और इसको क्या हुआ कि बाद में अकबर आए और बाद में अकबर ने कौशाम्बी से इसे प्रयाग, इलाहाबाद या प्रयाग, वर्तमान में प्रयाग नाम से जानते हैं, तो प्रयाग में स्थित कर दिया। और जो स्थित कर दिया, तो क्या हुआ, जब अकबर ने स्थित कर दिया तो इसे प्रयाग परिस्थिति लेख के नाम से जाना गया। अब इसमें क्या होता है कि बाद में, अब अगर हम मध्यकालीन में देखते हैं कि बाद में जाकर के जो मुगल काल आते हैं, तो मुगल काल में इसमें और खुदाई होती है। और खुदाई के टाइम पर हम देखते हैं कि जो खुदाई होती है, तो उसमें जानकारी मिलती है, जहांगीर और बीरबल के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इसमें क्या है कि प्रयाग परिस्थिति लेख में कि समुद्रगुप्त या गुप्त काल के बारे में जानकारी नहीं मिलती, लेकिन अन्य और जानकारी भी मिलती हैं। तो अन्य राजाओं के बारे में भी जानकारी मिलती हैं, किसमें, प्रयाग परिस्थिति लेख में। तो हम देखते हैं दोस्तों इसमें, तो ये अशोक द्वारा निर्मित था और ये कहाँ था, तो ये कौशाम्बी में था। और जिसे अकबर ने प्रयाग में स्थापित किया। अगर स्थापित किया तो इसके बारे में देखते हैं, तो दोस्तों इस स्तंभ पर जहांगीर और बीरबल का वर्णन भी मिलता है। तो हमने बात किया था दोस्तों कि जो समुद्रगुप्त थे उनका ही उल्लेख नहीं मिलता और अन्य राजाओं का भी उल्लेख मिलता है इस पर प्रयाग परिस्थिति लेख पर। तो वो कहाँ से मिलता है, तो प्रयाग परिस्थिति लेख से मिलता है। तो जो मुगल काल में इस पर और खुदाई होती है, तो वो कहाँ से मिलता है, तो वो वहीं से मिलता है। तो उसे आगे भी पढ़ेंगे हम दोस्तों। और इसके बारे में एक और पॉइंट जान लेते हैं, जो समुद्रगुप्त था, तो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है, काफ़ी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो समुद्रगुप्त है वो एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त काफ़ी कला प्रेमी था। तो जो समुद्रगुप्त है उसे कविराज की उपाधि भी दी गई है। तो इससे एक क्वेश्चन बन जाता है कि कविराज की उपाधि, कविराज से किसे कहा जाता है, ये कविराज नाम से किसे जाना जाता है, तो वो समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद देखते हैं, तो इसके पुत्र आते हैं, उनका नाम होता है रामगुप्त। जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं तो उनका नाम होता है रामगुप्त। वो भी लगभग 375 ईस्वी के टाइम पर ही आते हैं, लेकिन वो इतने योग्य नहीं होते जो शासन चला पाते। तो उतने योग्य होने के कारण उन्हें गद्दी से उतार दिया जाता है। तो 375 में ही फिर उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आते हैं शासन पर। और वो कब तक करते हैं, तो 415 ईस्वी तक करते हैं, तो देखने को मिलता है। तो देखते हैं दोस्तों, जो चंद्रगुप्त, सबसे प्रथम क्वेश्चन तो यही है कि जो चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय जब शासन के काल में आते हैं, तो शक ज़्यादातर देखते हैं हम। शक कौन थे, तो शक एक मध्य एशिया के जनजाति थी जो भारत में सिंध प्रांत क्षेत्र में आक्रमण कर रही थी।
तो चंद्रगुप्त द्वितीय को लगा कि ये ज़्यादा आक्रमण कर रहे हैं, तो इन पर भी कुछ प्रहार किया जाए, ये इन्हें भगाया जाए यहाँ से। तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करते हैं, तो वो आक्रमण करते हैं उन पर और उन्हें पराजित कर कर वापस कर देते हैं। तो हम इनसे भी पहले देखते हैं, तो उन्हें कौन पराजित करते हैं, तो वो उज्जैन के राजा, स्थानीय राजा करते हैं। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं वो शकों को पराजित कर देते हैं। लेकिन उस पराजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय किस उपाधि को धारण करते हैं, तो वो विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करते हैं। और इसके बाद देखें तो दोस्तों इसी खुशी में या इस उपलक्ष्य में वो चांदी के सिक्के चलवाते हैं। और हमने इससे पहले देखा था, तो जो शक थे उन शकों को एक उज्जैन के राजा, स्थानीय राजा क्या करते हैं, उन्हें पराजित कर देते हैं और जो देश है उससे बाहर खदेड़ देते हैं। तो वो स्थानीय राजा क्या करते हैं, तो वो भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं और क्या चलवाते हैं, वो क्या चलवाते हैं, विक्रम संवत चलवाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज ना हो दोस्तों कि विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने भी धारण की थी और उन्होंने भी धारण की थी। तो विक्रमादित्य किस नाम, जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम है और यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ना कि चंद्रगुप्त प्रथम को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने उपाधि धारण करने के क्रम में ही चांदी के सिक्के चलवाए थे। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जो गुप्त काल है या गुप्त साम्राज्य के जो राजा हुए उन्होंने सर्वाधिक सिक्के किसके चलवाए थे, तो वो किसके चलवाए थे, तो वो सोने के सिक्के चलवाए थे। और इसके बाद देखें दोस्तों, तो इनके शासन या इनके समय ही एक चीनी यात्री आते हैं फाहियान, और वो फाहियान आते हैं तो वो क्या बताते हैं, तो वो बताते हैं कि जो इनके समय, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय राजधानी दो थी, एक थी पाटलिपुत्र, एक थी उज्जैन। और इस जो चीनी यात्री फाहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आते हैं और वो अपनी यात्रा वृत्तांत में जो फोकी की है तो उसमें वो बताते हैं कि क्या देखा, क्या पढ़ा या क्या लिखा, तो वो सब चीज़ उन्हीं में बताते हैं। और चंद्रगुप्त जो गुप्त काल है उसके बारे में भी अधिक जानकारी मिलती है। और इसके बाद देखें दोस्तों, तो इसके जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। नवरत्न का मतलब है कि ऐसे आदमी जो अपनी कलाओं में, जो अपनी अपनी कलाओं में निपुण थे। मतलब सबसे उच्च देखें तो सबसे पहले जो आते थे वो कौन आते थे, तो वो कालिदास आते थे। कालिदास की रचनाओं को भी हमने पढ़ा है, तो जो नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ लेंगे थोड़ी। तो क्या थे ये अपनी अपनी कला में निपुण थे। और इनसे बाद में देखें तो धन्वंतरी भी हुए, तो जो भी थे ये किस दरबार में रहते थे, तो ये जो हमारी उज्जैन राजधानी थी उसमें देखने को मिलते हैं। और जो फाहियान हैं वो किस दरबार में आते हैं, तो वो पाटलिपुत्र में आते हैं। तो वो पाटलिपुत्र को भी एक विशाल शहर देखकर बताते हैं कि पाटलिपुत्र एक बहुत अच्छा शहर था। तो वो किस में मिलता है देखने को हमें, तो वो फोकी की में मिलता है, इनकी किताब में, तो वो देखने को मिलता है। अब इसके बात करें तो एक है मेहरौली का लोहे स्तंभ, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा एक निर्माण किया गया जो मेहरौली का लोहे स्तंभ है, तो उसे देखते हैं हम। तो दोस्तों तो ये एक ऐसा लोहे स्तंभ है कि वर्तमान में भी अगर देखें हम, तो वर्तमान में भी इस पर अभी तक जंग नहीं लगी। तो इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि मेहरौली का स्तंभ किसके द्वारा निर्माण में हुआ, या किसके शासनकाल के दौरान हुआ, या मेहरौली का स्तंभ किस जगह पर है, तो ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मेहरौली का जो स्तंभ है वो किसके शासन के काल के दौरान हुआ, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दौरान हुआ। और जो मेहरौली का स्तंभ है वो कहाँ है, तो वो कहाँ है, तो वो है दिल्ली में एक मस्जिद है कुतुब-उल-इस्लाम मस्जिद, तो वो उसमें स्थित है। अगर वर्तमान में देखें तो वो कुतुब-उल-इस्लाम में मस्जिद में स्थित है। अगर इनके बात देखें दोस्तों, तो इनके पुत्र आते हैं एक कुमारगुप्त, तो कुमारगुप्त आते हैं। तो कुमारगुप्त से ज़्यादातर 2 ही क्वेश्चन बनते हैं कि जो कुमारगुप्त हैं उनके ही शासनकाल के दौरान एक नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय काफ़ी उच्च बौद्ध शिक्षा के लिए जाना जाता है। तो बौद्ध शिक्षा से पता चलता है कि ये क्या गुप्त काल के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, नहीं दोस्तों।
क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हम देखते हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा है कि गुप्त काल के में जो सबसे ज़्यादा राजा हुए वो लगभग सबसे ज़्यादा वैष्णव धर्म को मान्यता देते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इनको भी नहीं मानते थे। तो ये शैव धर्म को भी, बौद्ध धर्म को भी, और बल्कि बहुत ही कम जैन धर्म को भी मानते थे। तो जो हमें विश्वविद्यालय मिलता है वो निर्माण किसके टाइम पर हुआ था, तो वो कुमारगुप्त के समय हुआ। और किसका, तो वो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। और वे कब तक रहे वो शासन में, तो ये 415 से 455 AD के आसपास रहे। अब इसके बाद देखते हैं तो हूणों की एक जनजाति थी, वो कहाँ की थी, तो वो भी मध्य एशिया की थी। वो बार बार भारत पर आक्रमण कर रही थी, तो भारत की सीमा प्रांत क्षेत्र पर आक्रमण करती थी। तो जो हूणों की जाति थी, आक्रमण जाति थी, तो उन्होंने सबसे पहला जो आक्रमण किया वो किसके शासनकाल के दौरान किया, तो वो कुमारगुप्त के शासनकाल के दौरान किया। अगर इसके बाद देखें दोस्तों तो उस आक्रमण को या उन हूणों को भगाने के लिए ये अपने पुत्र को भेजते हैं। उनका पुत्र का नाम है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त को जब भेजते हैं तो स्कंदगुप्त इन्हें पराजित कर देते हैं और इन्हें वहाँ से भगा देते हैं। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों तो स्कंदगुप्त आते हैं। वो 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक रहते हैं, जो हूणों को पराजित करते हैं। अब इसमें देखें दूसरा पॉइंट इनसे बनता है कि सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार करवाते हैं, तो वो कौन करवाते हैं, वो स्कंदगुप्त करवाते हैं। इससे पहले हमने देखा था तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो गिरनार पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और जो उसके बाद ये छित विछत हो गई थी झील, तो इसका जो जीर्णोद्धार था वो किसने करवाया था, तो हमने देखा था एक शासक से, कौन थे, तो वो थे रुद्रदामन। उन्होंने इसको जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद देखें दोस्तों तो फिर ये क्या हो गई, छित विछत हो गई। जो सुदर्शन झील थी वे छित विछत हो गई। तो फिर इसका जो उद्धार वो है पुनरुद्धार, वो किसने करवाया था, तो वो स्कंदगुप्त ने करवाया था। और जो पुनरुद्धार करवाकर किसानों को सिंचाई के लिए आगे जो प्रोत्साहन किया और किसानों की मदद की, तो वो किससे हुई, तो सुदर्शन झील के पुनरुद्धार से हुई। इसमें देखते हैं सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार है वो किसने करवाया, तो वो स्कंदगुप्त ने करवाया। और हम देखते हैं दोस्तों 467 ईस्वी में जो गुप्त साम्राज्य है वो लगभग यहीं ख़त्म हो जाता है। इसके बाद तो देखते हैं तो लगभग 550 ईस्वी तक चलता है। लेकिन जो प्रतापी राजा होते हैं, जो शक्तिशाली राजा होते हैं, उनका दबदबा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो देखते हैं 2-3 और राजा आते हैं, तो उनका जो वो छोटे छोटे राजा होते हैं। तो इनके बाद ये जो काल है गुप्त काल, ये गुप्त वंश ही अपनी पतन की ओर अग्रसर होने लग जाता है। और इनके बाद देखें तो एक भानुगुप्त आते हैं। वो 467 ईस्वी से 510 ईस्वी के लगभग रहते हैं। तो उनसे एक ही क्वेश्चन बन जाता है कि भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख, जैसे एक स्त्री के सती होने का जो प्रमाण है वो मिलता है। तो इनसे एक ही क्वेश्चन बनता है कि जो सती ऐरण अभिलेख किसके द्वारा लिखित है, कि ऐरण अभिलेख में क्या मिलता है, सती होने का प्रमाण मिलता है। तो वो एक क्वेश्चन बनता है वो किसका है ऐरण अभिलेख, तो वो भानुगुप्त का है। ये लगभग 510 ईस्वी के आसपास इन्होंने लिखा था। अगर इनके बाद देखें तो एक और आते हैं विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त कब तक रहते हैं, तो वो 510 से 550 ईस्वी तक रहते हैं। इनसे क्या क्वेश्चन बनता है, तो इनसे एक ही क्वेश्चन बनता है कि जो गुप्त साम्राज्य इतना चला और गुप्त साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, तो वो थे विष्णुगुप्त। और इनसे बस एक ही क्वेश्चन बनता है, तो वो बनता है कि गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश या गुप्त काल के अंतिम शासक कौन थे, तो वो थे विष्णुगुप्त। तो दोस्तों इन कुछ पॉइंटों को एक और बार देख लेते हैं दोस्तों। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो शासनकाल रहा, तो वो रहा 375 से 415। तो इसमें पॉइंट में अंतर समझेंगे दोस्तों। जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है वो 319 से 335 के बीच आते हैं, और जो दूसरे हैं द्वितीय हैं वो आते हैं 375 से 415 के ईस्वी के बीच। अब इसमें पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। तो इनसे क्या क्या पॉइंट बन जाते हैं, तो चंद्रगुप्त ने शकों को पराजित किया था, और उस उपलक्ष्य में क्या, तो उसमें विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के चलवाए।
अब इनके दौरान एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो फाहियान हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय भारत आता है, और इसके दरबार में या चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्न रहते थे। और जो महरौली का लोहे स्तंभ है, जो महरौली का लोहे स्तंभ है वो किसके शासन के दौरान हुआ, निर्माण हुआ, तो वो किसके दौरान हुआ, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान हुआ। और ये कहाँ है, तो ये कोहत-उल इस्लाम मस्जिद में स्थित है। कहाँ, दिल्ली में। और कुमारगुप्त से नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में क्वेश्चन बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासन के दौरान निर्माण हुआ, तो वो कुमारगुप्त के दौरान हुआ। और हूणों का प्रथम आक्रमण कब हुआ, तो वो भी कुमारगुप्त के दौरान हुआ। और हूणों को पराजित किसने किया, तो वो स्कंदगुप्त ने पराजित किया। और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया, तो वो स्कंदगुप्त ने किया। तो इस सुदर्शन झील से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो सुदर्शन झील है उसका जो निर्माण किया वो किसने किया, तो वो किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसका जो जीर्णोद्धार है वो किसने किया, तो वो शक राजा रुद्रतामन ने किया। और जो सुदर्शन झील है उसका पुनरुद्धार किसने किया, तो वो किया स्कंदगुप्त ने। और भानुगुप्त से बस एक ही क्वेश्चन बनता है कि ऐरण अभिलेख में सती होने का प्रमाण मिलता है, तो वो एक ही क्वेश्चन मिलता है। और विष्णुगुप्त ये अंतिम शासक थे। तो इससे अगली जो वीडियो आएगी दोस्तों, तो वो आएगी हमारी जो मौर्य साम्राज्य है। ये तो फर्स्ट पार्ट है दोस्तों। तो दूसरा पार्ट जो आएगा हमारा वो आएगा जो मौर्य या गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य के प्रशासन, गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला से संबंधित जो क्षेत्र हैं, जो गुप्त साम्राज्य को गोल्डन एज या स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जो अगली वीडियो आएगी तो उसमें समझेंगे हम कि गोल्डन एज या स्वर्ण युग इसे क्यों कहा जाता है, तो वो अगली वीडियो में समझेंगे हम दोस्तों। तो इस वीडियो को देखकर दोस्तों काफ़ी मज़ा आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा वो मिलता है, तो हमें भी प्रोटेस्ट मिलता है, तो हम भी काफ़ी आत्मनिर्भर बनते हैं। और अगली वीडियो जो आएगी हमारी दोस्तों वो बहुत जल्द से जल्द आएगी। तो थैंक यू दोस्तों।